आज का विषय नीति शास्त्र हम यूनिट 6 से लेकर यूनिट 14 तक कवर कर चुके हैं। लेकिन बीच में कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसे तत्व हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी जानकारी है जो कि उसमें हमारी समाहित नहीं हो पाई है, उसको अपन कवर नहीं कर पाए हैं। तो आज अपन एक एग्रीगेट फॉर्म में पूरे नीति शास्त्र को समझ लेंगे और इसके बाद किसी भी प्रकार की परेशानी आपको हो, ऐसा हमें लगता है संभव नहीं होगा। अब अपन शुरू करते हैं कि नीति शास्त्र या नैतिकता ये इससे क्या तात्पर्य है। हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। वास्तव में मनुष्य कभी भी किसी भी स्तर पर शासन नहीं करता, न समाज पर, न परिवार पर, न मस्तिष्क पर। शासन कौन करता है? विचार। यानी विचारों की शक्ति बहुत अकूत होती है। संपूर्ण संसार पर, प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक मापदंडों पर शासन व्यक्ति नहीं अपितु विचार करता है। प्रश्न उठता है, ये विचार कैसे बनते हैं? विचार बनते हैं हमारे परिवेश से। परिवेश के आधार पर ही हमारे कार्य करने के तरीके निर्धारित होते हैं, सोचने के तरीके निर्धारित होते हैं, हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। जिस प्रकार का विचार हमारा रहता है, उसी प्रकार की आदत या व्यवहार हमारे व्यक्तित्व का एकांगी स्वरूप नष्ट करके एक संपूर्ण स्वरूप प्रदान करता है। यानी विचार जो हैं वो बनते कैसे हैं, इस पर प्रारंभ में हमें चर्चा करना चाहिए कि वह बनते हैं परिवेश से। अब अगर हम नीति शास्त्र नैतिकता के बिल्कुल इतिहास का वर्णन करें तो जो ट्राइबल एरियाज होते थे वहां पर विचार कैसे बनते थे? उन ट्राइब्स का जो मुखिया होता था, वह मुखिया जैसा समझता था स्वयं के लिए या जिस प्रकार की मान्यताएं वो अपने लिए या अपने समूह के लिए चाहता था, वो उन मापदंडों का निर्धारण करता था। उसके अनुसार उसके जो कबीले के या उसके समूह के लोग थे वो उसका पालन करते थे। यही उनकी नैतिकता थी। यदि वह समूह के व्यक्ति उसका पालन नहीं करते थे तो जो मुखिया होता था वो किसी भी प्रकार का उनको दंड देता था। इस प्रकार का दंड विधान भी वहां मौजूद था। अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद कैसे नीति शास्त्र या नैतिकता के मापदंड बदले गए। अब हमें यहाँ ट्राइबल एरियाज को नहीं पढ़ना है, हम सीधा आते हैं सुकरात पर। सुकरात से पूर्व पूरे परिवेश में इस प्रकार की मान्यताएं थी कि जो ईश्वरीय आदेश यानी जो चर्च में पोप के द्वारा जो वक्तव्य जारी किए जाएंगे वही ईश्वर के आदेश है, वही नीतिक तथ्य है और वही नैतिकता है। लेकिन जब सुकरात आए तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण युक्ति बोली और उन्होंने कहा कि ज्ञान ही वर्च्यू है, यानी ज्ञान ही हमारे सद्गुण, हमारा मूलभूत तथ्य है। अब कैसे सुकरात ने ये सत्य कहा और इस सत्य का प्रभाव क्या हुआ, ये जानने से पहले हमको ये आवश्यक है कि वास्तव में परम श्रेय या सबसे सुप्रीम चीज थी क्या उस समय या कभी भी। इसको हम नीति शास्त्र में 3 स्तर पर पढ़ चुके हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था? अधिनीति शास्त्र पढ़ा था, नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ा था यानी कि मानदंडक, और उसके बाद अप्लाइड एथिक्स पढ़ा था। अप्लाइड को हम थोड़ा हटा देते हैं, ये विशेष स्थितियों में हमारी नैतिकता क्या होनी चाहिए इस पर है। अधिनीति शास्त्र को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझना आवश्यक है कि अधिनीति शास्त्र में एक भाषाई विश्लेषण किया जाने लगा था। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब आता है नॉर्मेटिव यानी मानदंडक, जिसमें कि ये कहा गया कि नैतिक कार्यपथ का जो निर्धारण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका व्यवहारिक तरीका क्या, यानी परम श्रेय क्या है, परम मूल्य क्या है, और दूसरा उस मूल्य को जानने का साधन क्या है, और तीसरा कि नैतिकता की जरूरत क्यों है या उसकी जरूरत के आधार क्या है। इसमें दोनों तथ्य हैं, एक पूर्व का तथ्य है, एक पश्चिम का। पूर्व यानी हमारे यहाँ यह मान्यता है कि सुख, परंतु सुख कैसा? आनंद, यानी आत्यांतिक सुख, जिसको कि मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण, मुक्तावस्था, इस रूप में हमारे दर्शन में इसका वर्णन किया गया है। अब हम पश्चिम की बात करते हैं, पूर्व की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। पश्चिम में क्या कहा गया है कि परम सुख है वो है सुख, परम शुभ सुख को माना गया है। इसको हीडोनिज्म भी कहा जाता है, यानी सौख्यवाद, सुख प्राप्त करना। अब सुख भी 2 तरीके के होते हैं, एक व्यक्ति परक होता है और एक सार्वभौमिक होता है। व्यक्ति परक क्या होता है कि उसमें मात्रात्मक भेद हो सकते हैं,
किसी भी प्रकार का सुख है, कविता में ज्यादा आनंद आना, भोजन में उससे भी ज्यादा आनंद आना, व्यक्तिपरक सुख है, मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद भी है हमारे सुख में। किस प्रकार का सुख, एक नींद गहरी आ रही है उस समय, नींद से अत्यधिक सुख तो कोई जान नहीं पड़ता, लेकिन हमारा अध्ययन आवश्यक है तो हमको पढ़ना है। अब इस गुणात्मक सुख में हम क्या चुनेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। फिर एक पूर्णत्व एक अलौकिक तथ्य रहता है, क्षमताओं का विकास करना होता है। उस क्षमताओं के विकास के आधार पर ही सुख के मापदंडों का निर्धारण होता है। इसके बाद आत्मलाभ हमारे लिए क्या जरूरी है, आत्मलाभ क्या है, हमारा कर्तव्य रूप क्या है, हमारे लिए सेल्फ रियलाइजेशन ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी आवश्यकता रहती है कि हम सुख के जो निर्धारक तत्व हैं उनको मस्तिष्क में रखें। अब प्रश्न उठता है कि ये नॉर्मेटिव और मेटा एथिक्स में एक विश्लेषण भाषाई करना है, नॉर्मेटिव में आदर्शात्मक परीक्षण करना है। ये हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। सुकरात ने नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में स्पष्ट रूप से कहा था और थ्राइजेमैकस ने मेटा एथिक्स के बारे में ये कहा था कि सारे के सारे नैतिक निर्णय या नैतिक प्रतिमान होते हैं वो मैन मेड अप होते हैं, वो इंसान के मस्तिष्क में बनते हैं या विषय निष्ठ होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, जबकि नॉर्मेटिव पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है, फैक्चुअल होता है, सत्य होता है। अब सुकरात ने जब कहा कि नहीं, ज्ञान ही सद्गुण है, और उनका ऐसा प्रभाव हुआ कि सभी व्यक्ति, सारे शिष्य उनसे पूछने लगे कि ज्ञान ही सद्गुण है तो हमको क्या करना चाहिए, इस ज्ञान को किस प्रकार से हमको प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि धर्म और ज्ञान में तादात्म्य है, धर्म ही ज्ञान है और ज्ञान ही धर्म है। किंतु यह धर्म क्या है? धर्म है अज्ञानता के आधार पर कोई गलत कार्य करना, यानी पाप करना। कार्य करना ही हमारा अधर्म है और पुण्य कार्य करना हमारा धर्म है। अब धर्म और अधर्म में ज्ञान और अज्ञान, यदि हमें ज्ञान है तो हम ज्ञान के आधार पर चाह कर भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, किंतु यदि हम अज्ञानी हैं तो स्वभावतः हमसे कोई ऐसे गलत कृत्य हो सकते हैं। यानी पाप पुण्य, सत्य असत्य या सही और गलत का निर्णय हम कैसे करेंगे? अपने ज्ञान के आधार पर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ज्ञानियों का आदर करो और ज्ञान ही सर्वोच्च सद्गुण है, और अज्ञानी के आगे कभी नहीं झुको, क्योंकि अज्ञानी के सामने मस्तक झुकाने से उसका कुप्रभाव हम पर आता है। इसका प्रभाव यह हुआ कि सुकरात के शिष्यों में एक उद्दंडता आ गई। उन्होंने जाकर कई प्रकार के जो जज थे उनसे वाद विवाद करना प्रारंभ कर दिया कि कैसे हम माने कि आप ज्ञानी हैं। चलिए आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप हत्या के लिए आप उसको सजा देते हैं मृत्युदंड, तो एक हत्यारे को मृत्युदंड की सजा किस आधार पर दी जाती है, जबकि एक हत्यारा जो बॉर्डर एरिया पर खड़े होकर अपने विदेशी दुश्मनों से साहस से सामना कर रहा है, तो वो भी तो वही कार्य कर रहा है। तो किस आधार पर आप हत्यारे का दंड निर्धारित करते हैं? जज ने कहा कि अरे, ये आप किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं? हत्यारा तो वह होता है जो किसी सामने वाले व्यक्ति को मार दे, लेकिन पीस में मारे, किसी विशेष उस पर नहीं। अगर वो पीस ऑफ नेचर है तो उसमें अगर मार देता है तब वह दोषी कहलाता है। यहाँ पर सैनिक की बात नहीं की जा रही। शिष्यों ने कहा चलिए अगर मान लेते हैं कि पीस ऑफ नेचर है, उसमें अगर किसी की हत्या कोई व्यक्ति कर देता है या उससे किसी की मृत्यु हो जाती है उसके द्वारा, तो उसको मृत्युदंड दिया जाना कहाँ तक उचित है? यदि वह डॉक्टर है और किसी प्रकार से डॉक्टर के द्वारा उसका इंटेंशन अच्छा है, वो तो इलाज करना चाह रहा है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी तो मृत्यु प्रदान करने वाला हुआ, तो उसको सजा कैसे नहीं मिल रही? डॉक्टर को भी मिलनी चाहिए, सैनिक को भी मिलनी चाहिए। अब इस प्रकार के वितंडात्मक कुतर्कों से जज जो थे वो परेशान हो गए और उन्हें लगा कि ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है, तुम क्या चाहते हो? तो शिष्यों ने कहा कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको एक समुन्नत ज्ञान नहीं है, अतः हम आपका मान नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार उनके शिष्य चर्च और पोप, उनकी अवमानना उन्होंने प्रारंभ कर दी। किस तरीके से प्रारंभ कर दी? उन्होंने कहा कि हमारे गुरु यानी सुकरात ने कहा है कि सद्गुण ही सर्वोच्च गुण है, न्याय
के साथ साथ हमें हमेशा ज्ञान को अपने में समाहित करना चाहिए। ज्ञान और नैतिकता के आधार पर ही व्यक्ति का सम्मान या असम्मान होता है या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पोप जो कथा सुनाते हैं, उनके मुखिया जो फिलिप्स हैं, उनके आधार पर, तो उसमें एक देवता ने किसी प्रकार का दुस्साहस करके, अनैतिक कृत्य करके फिलिप्स का जन्म किया, क्योंकि फिलिप्स के बारे में कहा जाता था कि वो देवताओं के पुत्र हैं। तो वहां के शिष्यों ने कहा कि देवताओं के पुत्र किस प्रकार से हैं? देवता ने कुदृष्टि डालते हुए पर नारी से किस प्रकार से फिलिप्स को जन्म दिया, अतः यह फिलिप्स हमारे सुपीरियर नहीं है, हम इन्हें नहीं मानते। इस प्रकार ज्ञान और नैतिकता के मापदंडों की उस समय विवेचना भी होने लगी और एक एस्टैब्लिशमेंट होने लगा। अब ये बहुत कष्टकारक हुआ, क्योंकि जो उसमें राजतंत्र था उसको बड़ा विपदा महसूस हुई। अरे ये क्या हो रहा है? इस प्रकार तो सारे शिष्य हमारे विरोधी हो जाएंगे। उनके गुरु को बुलाया गया, गुरु से कहा गया कि आप ये क्या सिखा रहे हैं? तो गुरु ने कहा कि मैं सत्य सिखा रहा हूँ, मैं यही सिखा रहा हूँ कि ज्ञान और नैतिकता, इन दोनों को जानकर ही उसका पालन कीजिए और पालन करने वाले का सम्मान कीजिए। इस प्रकार उन्हें अपने इस विशेष सद्गुण और विशेष दार्शनिक प्रतिभा का किस प्रकार का फल मिला? उनको हेमलॉक नाम का जहर पीना पड़ा, क्योंकि उनसे कहा गया कि आपकी वजह से सारा यूथ बर्बाद हो जाएगा, अतः आप मृत्युदंड के दोषी हैं और आप चुनिए आपको कैसा दंड चाहिए। हालांकि इस बीच उनको उनके शिष्य जो कि प्लेटो, उन्होंने कहा कि आपके लिए सारी चीजें तैयार कर दी गई हैं, अर्धरात्रि में आप यहाँ से निकल जाइए। परंतु सुकरात ने कहा कि नहीं, नैतिकता मात्र मस्तिष्क में, विचारों में या भाषण में नहीं होती, नैतिकता हमारे कृत्यों में होती है। और मेरा ये कृत्य इस बात का दोषी मुझे बना देगा कि नैतिकता के मामले में मैंने किसी प्रकार का व्यवहारिक गुण नहीं दिया, अपितु एक वितंडात्मक एक भाषण दिया। अतः मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद इस प्रकार के नैतिक और ज्ञानात्मक तथ्यों की अवहेलना की जाए। अतः मेरा इस दुनिया से जाना ही उचित होगा, ताकि मेरे मापदंड, जो नैतिक मापदंड है, उनका सम्मान बचा रहे, नैतिकता बची रहे, मानवता बची रहे। अतः उन्होंने विष का पान किया और वह पूरी तरीके से यहाँ से, उनके विचार वर्तमान में भी हैं, परंतु उनके विषय में कहा जाता है कि जिस दिन उन्होंने विष पान किया, मानवता की हत्या की जा चुकी थी। उनके शिष्य हुए प्लेटो, जिन्होंने एक कार्डिनल वर्च्यू का ग्रुप दिया, यानी उन्होंने 4 सद्गुणों को कहा कि ज्ञान, कैसा ज्ञान? नॉलेज इज अ वर्च्यू, बट विच काइंड ऑफ नॉलेज? नॉलेज को उन्होंने कहा कि विजडम होना चाहिए। विजडम क्या? विवेक। जैसे ज्ञान होना और विवेक होना, हमें किसी विषय का ज्ञान है, परंतु उसका पालन किस स्तर तक हम कर रहे हैं, किस प्रकार से हम कर रहे हैं, अपनी इस विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना ज्ञान से इतर है। तो उन्होंने कहा कि विजडम होना जरूरी है। ज्ञान से भी विस्तृत स्तर पर उन्होंने ये तथ्य कहा कि विजडम होना अत्यावश्यक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जस्टिस, न्याय, न्याय यानी जो गलत कार्य करते हैं उनको दंडात्मक यानी सुधारात्मक प्रावधान होना चाहिए, और न्याय यानी वितरणात्मक, यानी किस व्यक्ति को किस आधार पर किसी भी वस्तु का निर्णायक किया जाएगा, कैसे उस पर उसको बांटा जाएगा, ये वितरण कैसे किया जाएगा, ये चाहे अधिकार हो, मान्यताएं हो, वस्तु हो, मान सम्मान हो, तो जस्टिस होना चाहिए। सबको समान दृष्टिकोण से देखते हुए समाज में संपूर्ण साधनों का एक व्यवस्थीकरण, वितरण होना चाहिए, ये भी कहा। और ये भी कहा कि न्याय के अंतर्गत पूरी तरीके से हमारा सुधारात्मक जो मापदंड है वो भी तय होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अवहेलना ना कर सके कि वो कोई गलत कृत्य करे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि टेम्परेंस, टेम्परेंस यानी आत्मनियंत्रण, एक संतुलित व्यवहार। हमेशा हमको एक संतुलित व्यवहार करना चाहिए, हमको स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी 2 प्रकार की भावनाएं हैं। हम भावनात्मक प्रधान भी हैं और विवेक प्रधान भी हैं। कई बार जैसे मान लीजिए हम बहुत भूखे हैं, हमको बहुत भूख लगी है, सामने किसी प्रकार के व्यंजन की थाली पड़ी हुई है जिसके इर्द गिर्द कोई हमें नजर नहीं आ रहा,
हम ये जानते हैं कि ये वर्तमान में ये जो सामने व्यक्ति बैठा है उसी की थाली है जो कि कहीं जा चुका है, परंतु भूख के कारण बेचैन हो रहा है व्यक्ति, और उसने तुरंत ही उस थाली का भोजन ले लिया। ये एक भावनात्मक आधार पर उसकी जो भावना उत्पन्न हुई, उसने उस भूख को तृप्त करने के लिए भोजन ले लिया। विवेक क्या कहता है कि वो व्यक्ति आया, आप संबंधित वस्तु प्रदान करके उससे वो भोजन ले लें, जिससे कि आप संतुलित रह सकें। इस प्रकार से संतुलित व्यवहार करना भी हमारा मापदंड पैमाना होता है, जिसको सद्गुणों के अंतर्गत लेकर आते हैं। इसके बाद आता है करेज, साहस। हमारे अंदर सद्गुणों को समाहित करने का भी साहस होना चाहिए और सद्गुणों के पालन करने का भी साहस होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई असत्य बात की जा रही है, परंतु आप में साहस नहीं है सत्य को सत्य कहने का या असत्य को असत्य कहने का, आप साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है चुप ही रहते हैं, इस विषय पर मौन धारण करना ज्यादा अच्छा है, हमारी इसी में इज्जत है। क्योंकि अगर हम कुछ सत्य को सत्य या असत्य को असत्य बोलकर सामने वाले की अवहेलना करते हैं, तो संभव है कि हम किसी प्रकार के दोषी बन जाएं या हम किसी के बुराई के कारण या वजह बन जाएं। तो साहस अगर नहीं है तो आप किसी भी सद्गुण का प्रयोग नहीं कर सकते। सद्गुणों के प्रयोग के लिए साहस भी आवश्यक है। सारे वर्च्यू एथिक्स को उन्होंने जो आधारित किया वो उन्होंने किया यूडोमोनिज्म में। यूडोमोनिज्म यानी कि ये इसका तात्पर्य होता है वेलबींग, कल्याणात्मक विचार। जब हम कल्याणात्मक चीजों को जानते हैं और उनको पाना चाहते हैं, तब हम वर्च्यू एथिक्स के आधार पर कार्य करते हैं। उनका एक महत्वपूर्ण विषय था, एक युक्ति थी, स्वयं को जानिए, नोइंग योरसेल्फ। अपने आप को जानकर सद्गुणों का समावेश करके ही हमको अपने व्यवहार करने चाहिए। इसके बाद आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि नहीं, अच्छा यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमारे यहाँ अगर कोई गुरु कोई तथ्य या तत्व या कोई विचार प्रस्तुत करते हैं, उपदेशात्मक या कैसा भी, तो हम उसको किसी प्रकार से काटते नहीं हैं, पालन करते हैं। परंतु पश्चिम में ये विचार आपको देखने को मिलेंगे कि जो गुरु का शिष्य होता है वो गुरु की ही बात को काटकर उसको और विस्तृत पैमाना और आकार प्रदान करता है। यहाँ पर आलोचनात्मक भी शिष्य के द्वारा ही की जाती है। इस आलोचना में अरस्तु ने कहा कि नहीं, किसी भी प्रकार का सद्गुण होना तब आवश्यक है जब हमारे अंदर यह विवेक हो कि उसकी कितनी मात्रा का इस्तेमाल हम करें। साहस ऐसा ना हो कि हम जब शेर के सामने आए तो हम उसका जौ निकाल कर और उसमें हाथ अपना अंदर डाले उसके मुंह में और कहें कि मैं तो बहुत साहसी हूँ, मुझसे ज्यादा सद्गुणी कौन, मैं तो इतना साहसी व्यक्ति हूँ कि मैं शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकता हूँ। तो ये साहस नहीं, ये मूर्खता है। अब किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य हो रहा है जहां पर आपका बोलना, आपकी आवाज उठाना अत्यावश्यक है, वहां पर आप कायरता का परिचय दे रहे हैं, तो यह भी साहस के अगेंस्ट है। तो साहस को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दो मैक्सिमाइज मिनिमाइज के बीच का संतुलन उन्होंने कहा, यानी बीच का मध्य मार्ग उन्होंने निकाला। इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक सद्गुणों के मध्य मार्ग निकाले और उन्होंने कहा कि मध्य मार्गी होने के साथ ही हम सद्गुणों का समावेश अपने में कर सकते हैं और इस पूरे समाज को, इस पूरे परिवेश को हम नैतिक बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सद्गुणी हो जाते हैं तो खुद ही स्वतः ये हमारे अंदर व्यवहार में आ जाता है कि हम अच्छे कार्य करते हैं, विवेक से उस कार्य का पालन करते हैं और अनायास ही एक सुखी समाज, एक कल्याणात्मक समाज की परिकल्पना व्यवहारिक परिदृश्य से देखने को मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि मानव आत्मा विवेकी भी होती है और अविवेकी भी होती है, क्योंकि हमारे जो पंच इंद्रियां हैं उनमें पशुवत विवेक, पशुवत जो विचार हैं वो भी हैं और विवेक के रूप में हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि का इस्तेमाल कर कर हम अपने ऊपर नियंत्रण प्रतिस्थापित करते हैं, अपने विचारों पे नियंत्रण करते हैं और सब प्रकार के सद्गुणों के मध्य मार्ग को निकालकर व्यवहार करते हैं। एक संतुलन जब हम पैदा करते हैं तो हमारी नैतिकता एक व्यवहारीकरण का रूप ले लेती है, एक आदर्श का रूप ले लेती है, समाज कल्याण की तरफ और मंगल की तरफ स्वतः ही प्रयाण करने लगता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता, यानी एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यदि आप अच्छे प्रकार से जीवन यापन करना चाहते हैं
तो आप परीक्षित जीवन यानी प्रत्येक तत्वों को अपने दृष्टिकोण से परख कर, पालन कर कर नैतिकता का दामन थामिए, यानी सद्गुणी बनिए। उन्होंने विवेक, साहस, संयम को आत्मा का गुण कहा और न्याय को उन्होंने एक बाह्य गुण माना जो कि आवश्यक है। उन्होंने 3 मापदंड बताए, जैसे सोल, स्टेट और वर्च्यू। यहां पर अपन इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सोल, आत्मा। अब आत्मा के अंतर्गत 3 तत्व होते हैं। कारण तत्व होता है, प्राण तत्व होता है और भूख तत्व होता है। कारण होता है कि वो किस दिशा की ओर जाएगा, ये कारण है। प्राण तत्व क्या होता है, जिससे कि उसको ऊर्जा मिलेगी। एपिटाइट क्या होता है, जो रोज की आवश्यकताएं होती हैं। एपिटाइट, भूख लगना, प्यास लगना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सोल के 3 पैरामीटर्स हैं। स्टेट पर आ जाइए। रूलर, कौन रूलर है, कौन शासक है। दूसरे पर गार्जियन, उस शासक को समुन्नत बनाने के लिए कौन, गार्जियन यानी कि सोल्जर्स हमारे, वो जरूरी हैं। तीसरे पर आता है सिटीजन्स, यानी जिनका पालन करना, यानी जो कि एपिटाइट, सोल में जो एपिटाइट बोला था जिसका पालन करना उदर पूर्ति तरीके से, तो यह सिटीजन्स आ गए। अब इनके पैरेलल किस प्रकार की वर्च्यूज होने चाहिए। यहाँ पर कारण शरीर इस प्रकार का है जिसमें कि रूलर यानी शासक तत्व को शामिल करते हैं स्टेट लेवल पर। सोल, स्टेट और वर्च्यू। सोल पर हमने कहा कारण, जो कारण तत्व है आत्मा का यानी व्यक्ति का जो कारण तत्व है वह राज्य का शासक तत्व है। और शासक को कैसा होना चाहिए, विजडम और नॉलेज, यानी ज्ञानी, विवेकी होना चाहिए। तो कारण शरीर यानी हमारा मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को कैसा होना चाहिए, ज्ञानी, विवेकी होना चाहिए। स्पिरिट, प्राण तत्व, हमारे श्वास तंत्र है, हमारे विचार तंत्र हैं। तो ये रूलर में, स्टेट में कौन होता है, गार्जियंस, जैसे सोल्जर्स, उसको प्रोटेक्ट करना, जो हमारे कारण तत्व है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको चीजों का समावेश कराना जिसमें कि साहस की आवश्यकता है, जिसमें लॉयल्टी की आवश्यकता है। स्पिरिट यानी प्राण तत्व कहना कैसे, जैसे मान लीजिए प्राण बोले नहीं मैं तो सांस नहीं लेता, अब तो क्या होगा, हम प्राण पखेरु उड़ जाएंगे हमारे। इसी प्रकार गार्जियन जो स्टेट में है यानी सोल्जर्स, वो बोले नहीं नहीं हम तो शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम तो कोई कार्य नहीं करेंगे। शत्रु आकर खड़ा हुआ, वो बोले हम कुछ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सब तबाह हो जाएगा। यानी लॉयल्टी जरूरी है। तो यहाँ वर्च्यूज कौन से होने चाहिए, स्पिरिट, प्राण तत्व व्यक्ति में, स्टेट में गार्जियन। वर्च्यू कौन से होने चाहिए, ब्रेवरी होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। फिर तीसरे में अपन आते हैं एपिटाइट। एपिटाइट भूख, उधर सिटीजन्स, जिनका हमें पालन करना है, जिन पर हमें कार्य करना है, जिनको हमें संभालना है। इसमें आता है टेम्परेंस। वर्च्यू क्या आ गया इसमें, टेम्परेंस। टेम्परेंस यानी आत्मनियंत्रण और संतुलन। हमेशा एपेटाइट में संतुलन होना चाहिए, सिटीजन्स के बीच भी संतुलन होना चाहिए। सबको समान दृष्टिकोण से देखते हुए संतुलित व्यवहार से चीजों का वितरण, अधिकारों का वितरण, कर्तव्यों का संपादन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार संतुलन और नियंत्रण, आत्मनियंत्रण और संतुलन आवश्यक है। अब एरिस्टोटल को इस प्रकार फादर इन द फील्ड ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है। उन्होंने निकोमेकियन एथिक्स में ये प्रश्न उठाया था कि व्हाट इज गुड, गुड क्या है। इसको उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था कि एक तो प्रैक्टिकल विजडम होता है, एक व्यावहारिक विवेक होता है, एक थ्योरेटिकल विजडम होता है जिसमें कि थ्योरेटिकली जो चीजें होती हैं उनको समाहित किया जाता है। प्रैक्टिकल विजडम में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, ऐसी वर्च्यूज जो आगे की वर्च्यूज को समाहित करने की योग्यता रखती हैं। एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होना या बहुत ज्यादा किसी वस्तु को या विचार को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना, समझना, इंटेलेक्चुअली उस चीज को एक्वायर करना, ये एक प्रैक्टिकल विजडम होता है। जबकि थ्योरेटिकल विजडम क्या होता है, ये जितने भी एक्सटर्नल ट्रुथ हैं, जो बाह्य सत्य हैं, उनका समावेश करना, यानी समम बॉनम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल ट्रुथ। इनको कई प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे साहसी होना, लॉयल्टी होना, ऑनेस्टी होना, संतुलित होना, इंटीग्रिटी होना, हार्मनी होना। इस प्रकार के वर्च्यूज को थ्योरेटिकल वर्च्यूज कहा जाता है। जो प्रैक्टिकल वर्च्यूज होते हैं पूरी तरीके से व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, या हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं या नहीं भी होते हैं ये, लेकिन थ्योरेटिकल विजडम को हम वर्च्यूज को हम पाना चाहते हैं, है ना। इस प्रकार उन्होंने इंटेलिजेंस को और थ्योरेटिकल विजडम को 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया। उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस प्रकार का विचार रखते हैं
जाहिर है जैसा विचार होता है शब्द हमारे मुख से उसी प्रकार के निकलते हैं, और जैसे शब्द निकलते हैं हम कार्य व्यवहार भी वैसा ही करते हैं, यानी हमारी जो आदत है, हमारे जो व्यवहार है, वो भी वैसा ही हो जाता है और वही हम रिपीटेडली करते रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि यू बिकम व्हाट यू रिपीटेडली डू। आप वही बन जाएंगे जो आप लगातार करते रहेंगे। यानी टू लीड अ हैप्पी लाइफ अ पर्सन शुड लीड एज वेल एज लिव हर लाइफ विथ वर्च्यूज, हिज और हर। यानी यदि हम अच्छा जीवन चाहते हैं, एक परम श्रेय शुभ की प्राप्ति वाला जीवन चाहते हैं, प्रतिष्ठित जीवन चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम उसी प्रकार का व्यवहार करें, उसी प्रकार की आदतों का समावेश करें। और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि वर्च्यू के अपोजिट वाइस यानी अवगुण भी होते हैं, उन अवगुणों से किस प्रकार दूर स्वयं को रखें, ये भी सद्गुण होने का एक आधार है। आप सद्गुणी नहीं हैं, आप सत्य नहीं बोल रहे हैं या सत्य का साथ नहीं दे रहे हैं, परंतु आप असत्य का साथ कभी नहीं देते हैं, स्वतः आप धीरे धीरे सत्यवादी हो जाएंगे। यानी अवगुणों से दूर रहना भी हमें वर्चुअस बना देता है, सद्गुणी बना देता है। यूडोमोनिज्म जो हम आपको बता चुके हैं, जिसका मतलब हैप्पीनेस, वेलबींग, कल्याण, ये हाईएस्ट गुड है। और ये इसके बाद 20वीं शताब्दी में, अभी तक आपने जितने भी नीति शास्त्री पाश्चात्य उसमें पढ़े होंगे, नीति शास्त्र में आपने देखा होगा अभी एक भी महिला नीति शास्त्री आपको नहीं सुनाई दी होंगी। लेकिन 20वीं शताब्दी में GEM एलिजाबेथ एंस्कॉम आई और उन्होंने एक ऐसे लिखा, मॉडर्न मॉरल फिलॉसफी। उनका ये जो मॉडर्न मॉरल फिलॉसफी ऐसे था, वो इतना प्रभावी था कि खलबली मच गई। और उन्होंने इसमें आलोचना भी की, श्री JS मिल की और श्री इमैनुअल कांट की। उन्होंने आलोचना की कि नहीं, कोई भी नियम नैतिक नियम नहीं बन सकता इस प्रकार का जिसमें कि सार्वभौमिकता का गुण समाहित हो। यानी नैतिक नियम सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं हो सकते। इस आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना की और उन्होंने लुडविग विटगेनस्टाइन के जितने भी कार्य थे उनको ट्रांसलेट किया। और उन्होंने ये कहा कि हालांकि वो बहुत रिलीजियस थी, वर्चुअल एथिस्ट थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इंटेंशंस मायने रखते हैं, हमारे जो अभी प्रेरणाएं होती हैं वो मायने रखती हैं। यहाँ हम आपको अंत में कुछ टेक्निकल वर्ड्स का हिंदी और उनका अर्थ भी बता देंगे ताकि हमें किसी प्रकार का भी मस्तिष्क में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना रहे। ये हम अंत में आपको बताते हैं। इस प्रकार नीति शास्त्र के सिद्धांतों को हमने क्या देखा, सुकरात देखे, प्लेटो देखे और अरस्तु देखे। अब इसके बाद आता है कि 2 तरीके की चीजें हमने पढ़ी थी पहले, कि एक तो होता है कॉग्निटिव और एक होता है नॉन कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब यहाँ पर होता है कि जिसमें संज्ञानात्मक तथ्य होते हैं, यानी जिनको हमारा मस्तिष्क समझता है अच्छे से। नॉन कॉग्निटिव होते हैं जिसमें कि उस प्रकार के, जिस प्रकार की संवेदना या जिस प्रकार के भाव है वैसा पदार्थ हमको दिखाई नहीं देता सामान्यतः, परंतु इन दोनों का ही अध्ययन हम करते हैं। यहाँ पर इनके बाद कई ऐसे नीति शास्त्री हुए जिनका अध्ययन करना चूंकि हमारे कोर्स में नहीं है था, उस कहानी पर को अपन ब्रेक करते हैं। हम सीधा कहानी के बाद आ जाते हैं उपयोगितावाद पर। उपयोगितावाद यानी कि जो बेंथम, सिज्विक और JS मिल ने शुरू किया था, इन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंथम ने, अच्छा वहां हमने पढ़ा था नैतिक शास्त्र में नॉर्मेटिव में हमने पढ़ा था कि टेलीलॉजिकल और डिओंटोलॉजिकल भी होते हैं। तो टेलीलॉजिकल में होते हैं जहां पे कंसिक्वेंसेस के आधार पर आप निर्णय करते हैं, यानी जो परिणाम होते हैं परिमाणात्मक आधार पर जब हम किसी नैतिक तत्व का निर्णय करते हैं तब उसमें आता है कि हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। यानी आपने काम करने से पूर्व ये सोचा कि इस कार्य को करने से मुझे कितना सुख प्राप्त होगा या मेरा या समाज का कितना इसमें हित साध्य है, उस आधार पर मैं ये नैतिक कार्य करूंगा, और अगर इसमें किसी का हित नहीं हो रहा है तो मैं नैतिक कार्य नहीं करूंगा। जबकि डिओंटोलॉजी में क्या था, कांट में डिओंटोलॉजी में ये था कि नैतिक कार्य करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो नैतिक हैं और कर्तव्य के लिए किया जाना चाहिए, किसी परिणाम की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब इसमें हम आपको एक कहानी सुना देते हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सुकरात के बाद अपन सीधा सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के बाद अपन सीधा बेंथम में आए, जिन्होंने उपयोगितावादी दृष्टिकोण बताया। उपयोगितावादी यानी मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। अब इसमें क्या था
कि इसमें इसके बाद कांट आए थे, चूंकि यहाँ पर अपन जब संतुलन करके अध्ययन कर लेंगे तो ये हमारे मस्तिष्क में अच्छे से ग्रास्प हो जाएगा। तो इसमें कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक व्यक्ति है, वो एक रोड से गुजर रहा है। रास्ते में वह देखता है कि एक स्त्री खड़ी हुई है और उसमें कई सारे ऐसे जो गुंडा तत्व हैं, जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, वो वहां पर खड़े हुए हैं और वो उसको घातक दृष्टिकोण से आहत करना चाहते हैं। अब उस व्यक्ति के पास दो मार्ग हैं, उपयोगितावादी मार्ग और डिओन्टोलॉजिकल। ध्यान से समझिएगा। उपयोगितावादी मार्ग में वो समझता है कि मैं अकेला हूं, मेरे पास तो शस्त्र भी नहीं है, इनके पास तो इतने सारे शस्त्र हैं, अगर मैं इसको बचाता भी हूं तो ये तो बच नहीं पाएगी, मेरी तो हत्या ये लोग कर देंगे मिलकर, मैं मर जाऊंगा और मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। उसके बाद मैं अपना जीवन यापन कैसे, मतलब अपने परिवार का जीवन यापन कैसे मेरे होगा, यानी कॉन्सिक्वेंसेस उसके दिमाग में आ रहे हैं, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, तो मैं नहीं। तो वो आंख बचाकर वहां से निकल गया। उसके लिए नैतिक है क्योंकि उसने स्वयं की जान बचाना ज्यादा उचित समझा। अब डिओन्टोलॉजी, वो कहता नहीं, यहां नैतिक दायित्व आपका क्या कहता है? नैतिक दायित्व आपका कहता है कि आप उसको बचाइए। अब जाहिर है जो भी परिणाम है वो हम सब समझ रहे हैं कि जैसे ही वो व्यक्ति जाता है, सारे 15-20 जितने भी एलिमेंट्स हैं, गुंडा एलिमेंट्स हैं, वो उसको मार डालते हैं क्योंकि उनके पास शस्त्र हैं, और ना ही तो उस स्त्री की रक्षा कर पाते हैं, उसको भी मार दिया जाता है, और जो बचाने गया था वो तो पहले ही मर गया, यानी उसने स्वयं को समाप्त कर लिया। अब वो अनैतिक है, नैतिक है, इसके मापदंड कब होते हैं? जब प्रातः काल को देखा गया कि अरे एक व्यक्ति ने एक स्त्री की रक्षा करने के लिए, उसको जीवन दान देने के लिए स्वयं को स्वाहा कर दिया। अब उसका एक स्मारक बना दिया जाता है, उसके ऊपर एक पुस्तक लिख दी जाती है, न्यूज़पेपर में सारी चीजें आ जाती हैं, और एक यूनिवर्सल सेटअप हो जाता है कि नैतिकता के मापदंड ये हैं कि अपने नैतिक दायित्व को वहन करते हुए, निर्वहन करते हुए स्वयं को बलिदान कर देना चाहिए, किंतु नैतिक निर्णय की या नैतिक तत्व की रक्षा करनी चाहिए। यानी नैतिकता है कि यूनिवर्सल है, उसको ये जानते हुए भी कि क्या होगा, यहाँ क्या होता है, वो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है या वो अपना जी रहा है। तो यहाँ पर अब एक दूसरा उदाहरण अपन समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास वो जाता है, पैसे बहुत कम है, परंतु वो देखता है कि जो दवाई है वो दवाई एक स्टोर में रखी हुई है जो कि बहुत महंगी है और उतना पैसा उसके पास नहीं है। अब वो क्या करता है, उसके परिवार का कोई प्रियजन है जो कि बीमार है, वो चाहता है उस बीमार व्यक्ति को उस दवाई को उपलब्ध करा दे। बीमार व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मान लीजिए उसके परिवार के सारे बीमार हैं, वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इस व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करे। अब यहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म देखिए आप, यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शन है। वो स्टोर में घुसता है और उस दवाई को चुरा लेता है, और चुराने के बाद उसको पता है कि चोरी का दंड मुझे पुलिस के साथ साथ, लेकिन मेरी पत्नी का जो जान है वो बच जाएगी, मेरे परिवार के सदस्यों की रक्षा होगी। दो उसको परिणाम दिखाई देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस दो हैं। क्या कि मैं चोरी करता हूं यदि, तो पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है, लेकिन तो मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि मैं नहीं चोरी करता हूं तो पत्नी की जान चली जाएगी, परिवार का सदस्यों का भी पतन हो जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो यहाँ पर वो कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर चोरी कर लेता है क्योंकि पत्नी की जान की रक्षा सर्वोपरि सुख या उसका उद्देश्य है। इस प्रकार हम दोनों बातों को समझ गए हैं। अब इसमें आता है, यहाँ हमने एक चीज अभी बीच में छोड़ दी थी कि कॉग्निटिविज्म क्या है। तो कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानात्मक नैतिकता होती है जब हम किसी चीज को किसी बात को, आपको स्टार्टिंग में हमने बताया कि विचारों की शक्ति अकूत होती है और विचार ही शासन करते हैं और विचार से ही व्यवहार और आदत बनती है। अभी विचार कैसे बनते हैं, इनको हम रिसीव्ड करते हैं, देखते हैं अपने परिदृश्य को आसपास, फिर हमारे जो एंटीना हमारे मस्तिष्क का है वो उसको रिसीव करता है, हमारे परिदृश्य और हमारे परिवेश के आधार पर हम उसको रिसीव करते हैं। फिर रिसीव करने के बाद हमको स्टोर कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में उसको और विचार को रख लेते हैं, फिर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आते हैं और फिर उसका पालन करते हैं। यानी किसी भी विचार को पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, गुरु के द्वारा दी गई मान्यताएं,
मित्रों के द्वारा की गई हमारी जो परिवेश जो बातें होती हैं वो, फिर हम जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस प्रकार की आदतन हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं, हम किस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे गोल क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे परिवार का आधार क्या है, उनकी सारी नैतिक परिदृश्य क्या है, इस आधार पर हमारे नैतिक मापदंड स्थापित होते रहते हैं। एक पर्टिकुलर कल्चर में रहने के बाद हमारे नैतिक मापदंड अलग होते हैं, किसी दूसरे कल्चर में रहने के बाद उसके अलग होते हैं। इस प्रकार हम रिसीव्ड, स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और रिट्रीव्ड वाले स्टेज से गुजरते हैं। इस प्रकार ये संज्ञानात्मक नैतिकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जब हम किसी प्रकार के कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में हम किसी प्रकार की नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि नैतिक निर्णय तभी दिए जाते हैं जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं। परंतु अगर हम सेफ और एक कंट्रोल में बैठे हैं तो हम कोई नैतिक कृत्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कंफर्ट जोन से निकलकर एक फियर जोन में जाते हैं, फियर जोन यानी जहां पर हमारा आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाता है, हम एक्सक्यूजेस को तलाशने लग जाते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले बन नहीं रहा कोई काम तो हम एक्सक्यूजेस तलाशने लग जाते हैं, और उसके बाद लोगों के विचारों से हम प्रभावित होने लग जाते हैं या अप्रभावित होते हैं। यानी जो फियर जोन होता है यहाँ हम एंटर करते हैं। ये हर व्यक्ति की जीवन की कहानी होती है। उसके बाद हम एक लर्निंग जोन में जाते हैं। लर्निंग जोन में कैसे जाते हैं? जहां हम चैलेंजेस और समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो आती है उनसे हम डील करते हैं, उनसे हम टैकल करते हैं। हम किस प्रकार से टैकल कर रहे हैं, जैसा हमने फियर जोन में देखा उस प्रकार से हम धीरे धीरे अपने लर्निंग जोन में करते हैं। हम नई नई स्किल सीखते हैं, अध्ययन करना सीखते हैं, या जो भी स्किल्स हम खेलना सीखते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, या जो भी न्यू स्किल्स हैं वो हम एक लर्निंग जोन में सीखते हैं, और इस प्रकार से अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद आता है ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन क्या होता है? जिसमें कि हम एक उद्देश्य को तलाश लेते हैं कि ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ हमारे सब तरफ नैतिक मापदंड साथ साथ चल रहे हैं। हम एक पर्पस संभाल लेते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है। फिर हम एक सपना पालते हैं कि इस सपने को हमको प्राप्त करना है, ये लक्ष्य हमारा है, और हम उसके अकॉर्डिंग नए गोल्स सेटअप करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है तो मुझे पहले 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, खूब अच्छे से आर्ट साइड या साइंस साइड या जिस विषय पर मुझे है वैसे मुझे अध्ययन करना है। फिर मुझे इस प्रकार से पढ़कर यहाँ कोचिंग करना है, ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। इस प्रकार के हम एक कॉन्क्वेर ऑब्जेक्टिव्स यानी हम एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, न्यू गोल सेट कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी लाइफ बीतती है। यानी कंफर्ट जोन से फियर जोन, लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन, ये सारे अगर आप अपने उत्तर में इस प्रकार की चीजें लिखेंगे तो जहां ये बहुत ही आसान होगा नैतिकता को समझना और समझाना, वहीं ये आपके दृष्टिकोण को भी खोलेगा। आप एक अच्छे दृष्टिकोण से, परिपक्वता के दृष्टिकोण से इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में भी समाहित करेंगे। इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि जो एथिकल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहता है, यानी जो नैतिकता रहती है, उसके 4 तत्व बहुत प्रमुख रहते हैं। पहला क्या रहता है? हमारे बिलीव्स और हमारे वैल्यूज क्या हैं, उसके आधार पर हम नैतिकता को अपनाते हैं। हम उनका डिटर्मिनेशन करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। दूसरा क्या रहता है? कल्चर, किस तरीके के कल्चर में हम रह रहे हैं, कैसे रिचुअल्स हैं, कैसी भाषा है, कैसे स्लोगन्स हैं, कौन उनका फाउंडर है, उसकी क्या सोच थी, वो हमारे से क्या चाहता है, हमको किस प्रकार से कार्य व्यवहार करना है या आदत डेवलप करनी है, या हमारी नैतिक गतिविधियां किस प्रकार की करनी है या होनी चाहिए। इसके बाद आता है एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। इसमें क्या रहता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सिस्टम सिलेक्शन किस प्रकार का है, और दंडात्मक प्रावधान क्या क्या है या पुरस्कारात्मक प्रावधान क्या क्या है, किस प्रकार को कार्य करने से आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति होगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी नैतिकता निर्धारित होती है। फिर एक एक्सटर्नल फील्ड रहती है जिसमें कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हो गए, ट्रैफिक रूल्स बन गए, एक जीवन यापन का एक तरीका बन गया, एक कम्युनिटी हो गई, स्टूडेंट्स की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। इस प्रकार हमारी नैतिकता इन सभी मापदंडों को अपने में समाहित करती है। अब प्रश्न उठता है कि बिलीव्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं और एटीट्यूड्स क्या होता है। यानी हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो विचारधारा है वो क्या है, और वैल्यूज यानी मूल्य, हमारे क्या मूल्य होने चाहिए, किस मूल्य के कारण हमको कार्य करना चाहिए, कौन से मूल्य को सर्वोच्च समझकर हमें उस अनुसार नैतिकता का पालन करना चाहिए, और कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए।
अब इसमें बिलीफ सिस्टम जो है वो हमारा स्पिरिचुअल तरीके से प्रभावित होता है, एक आध्यात्मिक स्तर पर प्रभावित होता है, एक मॉरल होता है, एक मोरालिटी होती है हमारी जिस समाज में हम रह रहे होते हैं, एक सामाजिक दायरा होता है, हमारा एक इंटेलेक्चुअल सेंस भी होता है, अंत प्रज्ञावाद, एक अंदर से एक इंट्यूशन निकलता है, ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। वो इंट्यूशन कैसे बनता है? वो एक इंटेलेक्चुअल विजडम होता है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। फिर हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? अब मान लीजिए कि भिक्षावृत्ति करने वाला जो व्यक्ति है, अब उसके लिए नैतिकता क्या है? उसके पास कोई योग्यता नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, या फिर अपाहिज है वो व्यक्ति, परंतु उसका परिवार है जहां पर उसको उसका भरण पोषण करना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक क्या होगा? वो लूटे, खसूटे, हत्या करे, किसी प्रकार का दंडात्मक कार्य करे तो उससे फिर भरण पोषण करे। और दूसरा ऑप्शन है कि सड़क पर बैठ जाए और भीख मांगे और अपने परिवार का भरण पोषण करे। तो यहाँ देखिए आप कि मापदंड हमेशा प्रासंगिक होते हैं, यानी जो परिवेश होता है उसके आधार पर आपकी नैतिकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। आप किसी एक नैतिकता को सार्वजनिक या सार्वभौमिक स्तर पर लागू नहीं कर सकते, जैसा कि GEM एलिजाबेथ एंस्कॉम ने भी कहा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज हमेशा ग्लोबल वैल्यूज होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, ईमानदारी, समानता, सौंदर्यता, प्रतियोगिता या हैप्पीनेस। इस प्रकार की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे वैल्यूज हमारे में शामिल रहते हैं कि आप बहुत हाई वैल्यूज के हैं, आप बहुत हाईली किसी चीज का पालन करके उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। फिर आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारा बनता है हम जहां जा रहे हैं वहां पर हम किस प्रकार की चीजों को परसीव कर रहे हैं, किस प्रकार की वस्तुओं को, बातों को, तत्वों को, मनुष्यों को, विचारों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और पालन करके अपने मस्तिष्क में कॉग्निटिव अपन ने पढ़ा, उस प्रकार अपन इसको स्टोर कर रहे हैं। ये इसमें मायने रखता है। फिर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमने जो अपना स्टोर किया उससे हम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, एसोसिएशन के साथ, समाज के साथ, अपने मित्रों के साथ या स्वयं के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ। इस प्रकार के मापदंड इसमें एटीट्यूड्स में आते हैं। यहाँ कई बार क्या रहता है कि हम ईगो डिफेंसिव वैल्यूज को ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कई बार हम जब समाज में हम एक्सेप्टेंस को मतलब जब स्वीकारोक्ति भाव समाज में नहीं होता, जैसे आप बहुत सत्यवादी हैं, आदर्शवादी हैं और आप किसी ऐसे समूह में बैठे हैं जहां पर मदिरापान चल रहा है और बहुत मस्ती मजाक चल रहा है, सभी आनंदित हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सब हंस रहे हैं, सभी आनंदित रूप से आपको प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन आपका मॉरल वैल्यूज एटीट्यूड क्या कहता है कि नहीं, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आपने बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज को लिया, लेकिन एटीट्यूड क्या आपको यहाँ पर हुआ कि आपको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, यानी वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सोशल एक्सेप्टेंस ना होने के बाद भी उसको स्वीकार करके अपने बिलीफ सिस्टम, अपने वैल्यू सिस्टम पर अडिग रहना भी नैतिकता के मायने हैं। यानी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस को स्वीकार करने या ना करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी अवॉइड डिसअप्रूवल। आप अगर किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप उस पर चिंतित नहीं हैं, डिग नहीं रहे हैं, उनके अनुसार बनने के लिए उन जैसे कुकृत्य नहीं कर रहे हैं, तो भी आप नैतिक दायित्व का पालन बहुत ही दृढ़ता से कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पर मिल ने कहा था, बेंथम ने कहा था क्या कि मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, और मिल ने कहा था कि मैक्सिमाइज हैप्पीनेस लेकिन गुणात्मक भी, यानी परिमाण भी ज्यादा होना चाहिए और गुणात्मक भी होना चाहिए, यानी उनका क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। अब यहाँ से सीधा हम आ जाते हैं कि थोड़ा सा एक दो लाइन हम पढ़ते हैं यहाँ कि जो डेकार्ट थे उन्होंने इसमें बुद्धिवाद के अंश को समाहित किया, और उसके बाद डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबिनिज, फिर लॉक, बर्कले, ह्यूम। लॉक और बर्कले ह्यूम ने इसको अनुभववाद भी इसमें लेकर आ गए कि नहीं, चीजें अनुभववाद से भी हम समझते हैं। अब हम यहाँ सीधा आते हैं ह्यूम पर, क्योंकि हमें ह्यूम के बारे में बात करनी है। ह्यूम ने एक पुस्तक लिखी थी, ट्रीटीज ऑन ह्यूमन नेचर। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि मनुष्य की नैतिकता दो मापदंडों पर निर्धारित होती है। पहली सुख, दूसरी दुख, यानी दो भौतिक शक्तियां हैं जो मनुष्य को रूल करती हैं, आइडिया और इम्प्रेशन। यानी हम जब देखते हैं कि इस कार्य को करने से हमेशा हमें सुख की प्राप्ति होती है, तो हमारा एक आइडिया हो जाता है, हमारा एक इम्प्रेशन मस्तिष्क में बन जाता है कि यह कार्य सुखद है और यह कृत्य सुखद है।
और दुख के ये कार्य करने से दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारे मापदंड हम स्वयं में निर्धारित कर लेते हैं। यानी ड्यू टू रिपीटेशन और एसोसिएशन ऑफ आइडियाज हमारे कारण तत्व को निर्धारित करते हैं। यानी उस कारण के आधार पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या सुख है, किस कार्य को करने से सुख की प्राप्ति होगी, किस कार्य को करने से दुख की प्राप्ति होगी। अतः दुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, दुख को हटाना, ये कार्य हमको करना है और इस कार्य को करने की नैतिकता। परंतु उन्होंने कहा कि ये नैतिकता कैसे पहचाना? अनुभव से। परंतु यह संभव नहीं है कि हम संपूर्ण नैतिकता को पहचान जाएं, नैतिक कृत्य को पहचान जाएं या नैतिक निर्णयों को ये कह सके कि नहीं यही सत्य है, यही सार्वभौमिक है और इन्हीं का पालन करो। ह्यूम का कहना था, उन्होंने संदेहवाद पर नैतिकता को छोड़ दिया। उनका ये कहना था कि इज एंड ऑट टू बी, ये अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, आप हमारे पुराने जितने भी व्याख्यान है उनको सुन सकते हैं। यहाँ अपन बहुत देर तक नहीं रुकेंगे। इज और ऑट टू बी के मध्य जो गैप होता है, जो उसमें धारा रहती है, उसको पाटना नामुमकिन है, जो कि संदेहास्पद स्थिति को जन्म देता है। यानी जो इंटेंसिव डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमारा मस्तिष्क रीजन देखता है और रीजन से फिर वो अपने इमोशन से इच्छा यानी डिजायर्स पैदा करता है और उसके आधार पर कार्य करता है, पैशन क्रिएट करता है और अपनी एक स्ट्रॉन्ग विल बना लेता है और उस विल के आधार पर ही वो कार्य करता है। ये जरूरी नहीं कि वही कार्य जिस स्थिति में किया जा रहा है वो हमेशा ही नैतिक होगा, ये संभव नहीं है, ये अनुभवात्मक उन्होंने कहा। इसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पर नॉर्मेटिव एथिक्स का एक तरीके से अंत सा हो रहा है, क्योंकि अब नैतिकता क्या बची? अब नैतिकता उन्होंने कहा कि ये तो संदेहास्पद हो गई। अब यहाँ पर हम नॉर्मेटिव एथिक्स को छोड़ते हैं, इसका दामन पकड़ लिया मेटा एथिक्स ने, यानी अधिनीति शास्त्र ने पकड़ लिया। जहां पर बात क्या हो रही थी? संज्ञानात्मक, असंज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिविज्म, यानी कि यहाँ पर भाषाई विश्लेषण प्रमुख हो गया। अब भाषाई विश्लेषण, अब मेटाफिजिक्स के अंतर्गत क्या बातें हुई? इसके अंतर्गत बातें हुई इमोटिव थ्योरी की, इमोटिव एथिक्स थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं, और प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ये भी अपन पढ़ चुके हैं। हल्का सा देख लेते हैं। इमोटिव में उन्होंने कहा कि नहीं, नीति शास्त्र नैतिकता तो संवेग पर आधारित रहती है, जैसे हमारे संवेग उस समय होते हैं उस आधार पर हमारे नैतिक निर्णय प्रभावित होते हैं। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव में उन्होंने क्या कहा कि नहीं, जब हम नैतिक संवेगों को प्रतिपादित करते हैं एट द सेम टाइम हम आदेश दे रहे होते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि आप भी ऐसा करिए। यानी प्रिस्क्रिप्टिव में उन्होंने कहा कि चीजें तीन तरीके से होती हैं। हम चाहते हैं कि वो चीजें यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, उनका एक सार्वभौमिकता हो जाए। फिर हम चाहते हैं कि वो निर्देशवाद यानी उनकी पर्सपेक्टिविटी जो है वो स्पष्ट हो जाए, निर्देश देते हैं। फिर हम चाहते हैं कि वो एक यूटिलिटेरियन प्रोस्पेक्ट भी उसमें शामिल हो जाए, यानी वो उपयोगितावादी भी हो। जैसे हमने कहा कि मुझे मैं सत्य बोलना पसंद करता हूँ, मुझे सच बोलना पसंद है, ये अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। मुझे सच बोलना पसंद है। अब मैं किसी से ये बात कह रहा हूँ, मेरे तरीके से ये हो रहा है कि मुझे सच बोलना पसंद है, यानी इसमें छुपा हुआ है निर्देशवाद कि आप भी सच बोलो, सच बोलना सत्य है, सच बोलना एक सार्वभौमिक नियम हो जाना चाहिए। इस प्रकार के तथ्यों को उन्होंने द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स में लिखा भी है और साथ में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भी तथ्य होते हैं वो अपने अंदर दो बातों को समाहित करते हैं, व्यक्तिनिष्ठ उनकी विचारधारा जो आस्था पर आधारित होती है, और एक तथ्यपरक यानी हम एक यूनिवर्सल प्रोस्पेक्ट उसे देना चाहते हैं। इस प्रकार निर्देशवाद को उन्होंने कहा। हेयर ने, वहां पे स्टीवेंसन ने क्या कहा था? इमोटिव थ्योरी दी थी स्टीवेंसन ने, और यहाँ पे हेयर ने, आरएम हेयर ने दिया पर्सपेक्टिव थ्योरी। अब हम चूंकि समय बहुत कम बचा है तो अब हम जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे मस्तिष्क में यदि हो तो वो क्लियर हो जाए। कैटेगोरिकल इंपरेटिव यानी निरपेक्ष आदेश, वो क्या होता है? निरपेक्ष आदेश जो कि एक अपने आप में लक्ष्य सिद्धि का साधन नहीं होता, बल्कि वो स्वयं में साध्य होता है, यानी कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना। ये आदेश जो होता है ये एक कैटेगोरिकल इंपरेटिव है, एक निरपेक्ष आदेश है, जो कि डिओन्टोलॉजी में अपन ने पढ़ा कि उस व्यक्ति ने अपनी रक्षा ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए स्त्री की रक्षा की, यानी वो एक निरपेक्ष आदेश से
अब खुद को डील कर रहा था। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब अपन आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद, यानी साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म। इसमें क्या रहता है? साइकोलॉजिकली प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए सुख चाहता है और सुख प्राप्ति के लिए वो हर प्रकार के कृत्य करता है, नैतिक दायरे में भी, और कई बार नैतिकता नहीं भी उसमें रहती है, और दुख निवृत्ति के मार्ग ढूंढता रहता है। इसमें परिमाण होता है कि कितने परिमाण में हमें सुख मिलेगा, और गुणात्मक भी होता है कि किस गुण में, जैसे किसी व्यक्ति को कविता करने में, कविता लिखने में ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही है, परंतु नींद आने में उतना सुख, उससे भी ज्यादा सुख मिल रहा है, परंतु वो गुणात्मक कविता लिखने या अध्ययन करने को प्रेफर करता है। तो ये किसने कहा था? मिल ने कहा था कि परिमाणात्मक नहीं, गुणात्मक भी होना चाहिए, और होता है। इस प्रकार जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है, साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म, उसमें सिरेनिक, ह्यूम, बेंथम, मिल, ये सारे इसमें आ जाते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तियों के बीच में रखा है, सुख और दुख। हम वांछित सुख चाहते हैं और अवांछित चीजों को त्याग करते हैं। फिर आता है साधक मूल्य और साध्य मूल्य। साधक मूल्य क्या होता है? एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू रहती है और एक इंट्रिंसिक वैल्यूज रहती हैं। साधक रहता है जब हम, जैसे हम चाहते हैं, मैं खुश होना चाहती हूँ, मैं सुखी होना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, वाहन चाहिए। ये सारी अभिलाषा पूर्ति वाले जो साधन हैं, ये क्या है? साधन सुख है, यानी सुख अभी भी रखा हुआ है, ये साधन मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भावना है। अभिलाषा पूर्ति यानी ये एक्सट्रिंसिक वैल्यूज हैं। अब आ जाता है कि सत्य बोलना, सौंदर्य, शुभ, शील, संस्कृति, ये क्या है? ये अपने आप में साध्य है। हम चाहते हैं हम सत्यवादी रहें। सौंदर्य यानी प्रत्येक क्षेत्र में हमारे सौंदर्य रहे। सौंदर्य कैसा? कि समाज मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, हमारे आसपास का परिदृश्य सब बहुत नेचुरल ब्यूटी हो, सब जगह सत्यवादिता हो, नैतिकता के मायने हो, हमें निडरता हो, हम किसी भी प्रकार के कार्य करने में संकोच ना करें। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं या कहीं जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमें चोरी का, किसी प्रकार के पाप कृत्य का भय ना हो। तो भय का निर्मूल होना भी अपने आप में एक सौंदर्य जीवन होता है ना? तो साध्य मूल्य क्या है? वो अपने आप में ही मूल्यवान होते हैं। और साधन मूल्य क्या होते हैं? जिनकी वजह से हमें लगता है कि प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। फिर आता है कर्तव्य और दायित्व। इसको हमने कई बार अपने शब्दों में लिया, बीच बीच में हमें लग रहा था कि आप लोगों को इसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कर्तव्य क्या है और दायित्व क्या है। कर्तव्य और दायित्व में वैसे तो अविभाज्य संबंध है, परंतु ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे यह मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है और इसे करना चाहिए, ये दायित्व है। मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने परिवार का पालन करना चाहिए, उनके लिए भोजन तैयार करना चाहिए, यह माँ होने के नाते मेरा कर्तव्य है। परंतु मैं ये कर्तव्य का पालन जब करती हूँ, अतः मैं अपने दायित्व का पालन करती हूँ। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे, यानी कर्तव्यों का दायित्व निभाने लगे, तो स्वतः ही समाज एक कल्याणात्मक परिदृश्य में परिवर्तित हो जाएगा। एक मंगलदायक नैतिकता के साथ साथ एक बहुत ही सौंदर्य जीवन का हम निर्माण कर पाएंगे। इस प्रकार से अब इसमें आता है तीसरा, मतलब नेक्स्ट आता है सुखवाद का विरोधाभास, यानी पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म। इसका मतलब क्या है? ये आप टेक्निकल वर्ड्स भी इसके अंग्रेजी में देख लीजिएगा, हिंदी में हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। इसमें क्या है? सुखवाद का विरोधाभास होता है, यानी हमेशा सुख की लालसा जो होती है वो सुख को दूर कर देती है। आप जो सुख पाना चाहते हैं, आप देखते हैं कि जैसे आपने सोचा, अरे मुझे तो एक बहुत बेहतरीन कार चाहिए, आपको कार मिली, आपको मान लीजिए ईऑन कार मिल गई। अब आपने कार चलाया, आपको लगा, अब लग रहा होगा कि अब तो सुख कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, अगर मेरे पास BMW होती तो मैं ज्यादा सुखी होता। आपको BMW मिल गई, अब आपको लगा नहीं, मेरा अगर पर्सनल जेट एयरवेज या कुछ ऐसा प्लेन होता, हेलीकॉप्टर होता मेरे पास, तो मैं ज्यादा खुशी होता। यानी हमारे जो सुख होते हैं, प्रत्येक सुख, आप अपने जीवन में स्वयं आत्मावलोकन कीजिएगा, प्रत्येक सुख हमें आगे बढ़ा देता है। हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु सुख की लालसा को हम भड़काते हैं, परंतु सुख को दूर करते हैं। ये कहलाता है पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म, यानी सुखवाद का विरोधाभास। अब आता है आत्म प्रसारवाद। क्या होता है? यानी यूडोमोनिज्म क्या होता है? हमने आपको बताया था अभी। यूडोमोनिज्म मतलब होता है वेलबींग, कल्याण, यानी मनुष्य के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक भावनात्मक पक्ष और एक विवेक पक्ष। जब भावना से जब हम कार्य करते हैं तो अंधत्व होता है, भावना अंधी होती, कहा जाता है ना, भावना तो अंधी होती है। विवेक होता है वो बहुत कठोर होता है,
वहां पर अरस्तु ने मध्य मार्ग निकाला था ना, कि बहुत वैरागवादी नहीं बनना है और बहुत ही सांसारिक मतलब पशुवत व्यवहार भी नहीं करना है, मध्य मार्ग करना है। अपन पढ़ चुके हैं इस बात को। यानी इन दोनों के मध्य संतुलन करना ही हमारा यूडोमोनिज्म है। भावना और विवेक के मध्य संतुलन करना और स्वयं का संपूर्ण विकास करना ही वेल बीइंग यानी कल्याण है, और यही यूडोमोनिज्म है। अब हम आते हैं परफेक्शनिज्म क्या होता है। परफेक्शनिज्म यानी आत्मपूर्णतावाद, जिसमें आत्मोन्नति, आत्मलाभ और आत्म साक्षात्कार होना आवश्यक है। यानी हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसको पूर्णता के स्तर पर प्राप्त करना। पूर्णता कैसे? कि हर प्रकार के वर्च्यू एथिक्स इसमें आ जाता है। वर्च्यू एथिक्स हमारे में होनी चाहिए, सद्गुणी बनना चाहिए, सद्गुणों का समावेश विचारों के साथ साथ अपने व्यवहार में भी करना चाहिए और उसकी साधना करनी चाहिए। ये हमने पूर्व में कहा था कि सद्गुणों की अनवरत साधना की जानी चाहिए, तभी वो हमारे पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व पर, हमारे ऐच्छिक कर्म में भी और अभ्यासजन्य कर्म में भी वर्च्यू एथिक्स हमारे में आ जाएंगी, सद्गुणी बन जाएंगे। और सद्गुणी व्यक्ति स्वतः सुखी हो जाता है क्योंकि उसे संतोष में भी सुख मिलता है ना। अब यहाँ पर क्या है आत्मपूर्णतावाद में, कि हमको स्वयं की उन्नति करनी चाहिए, जो साधन हमारे पास है उसमें द बेस्ट देना चाहिए। हमारे तो कर्तव्य में भी ये है कि आप जिस योग्य हैं। यहाँ एक विशेष बात, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट प्रतिभा का आधारित होता है। उसमें सदैव कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा होती है जो छुपी हुई हो सकती है किंतु वो विशेष हो। अपने अंदर उस विशिष्ट तत्व को, तथ्य को, विचार को, गुण को पहचान कर उसकी उन्नति करना हमारे जो 10 मूल कर्तव्य उनमें भी लिखा है, और एक मानव का ये मानवीय कर्तव्य है ये, कि आप अपनी उन्नति के लिए अपने स्वयं को प्रोग्रेसिव बनाइए, अपने आप को आत्मलाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से उन्नति करने योग्य बनाइए और स्वयं का साक्षात्कार यानी आत्म अवलोकन करिए। यही आत्मपूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म, स्वयं को हर लेवल पर परफेक्ट बनाने के लिए आप कार्य करते रहिए। नैतिक दृष्टिकोण से स्वतः ही आप देखेंगे कि आप एक आत्मपूर्णतावादी विचार पर अग्रसर हो चुके हैं, है ना। फिर आता है ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म क्या है? ये वॉलंटरी एक्शन। नैतिक निर्णय के विषय ऐच्छिक कर्म होते हैं। यदि आपको हम बांध दें कि नहीं आप तो यही करेंगे, तब आप जब आप ऐच्छिक कर्म कर ही नहीं सकते, आपको स्वतंत्रता ही नहीं है कोई कर्म करने के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते, निर्णय नहीं दे सकते कि आप नीतिगत कार्य कर रहे हैं या अनीति कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो आपको दबाव में रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये याद रखने योग्य है कि नैतिक निर्णय मात्र ऐच्छिक कर्मों पर ही दिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक अपवाद है कि हैबिचुअल एक्शंस पर भी, यानी जो अभ्यासजन्य कर्म होते हैं उन पर भी नैतिक निर्णय दिए जा सकते हैं। अभ्यासजन्य कर्म क्या होते हैं? जिनका हम पालन अपने अभ्यास, अपने व्यवहार में कर रहे हैं। आपको कहा था कि सद्गुणों को हमें साधना करनी पड़ती है, सद्गुणों की साधना करनी पड़ती है। इसके बाद आता है ईश्वरीय नियम यानी डिवाइन लॉ। एक टेक्निकल वर्ड हमारे दर्शन में, नीति शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है। डिवाइन लॉ क्या होता है? यानी मनुष्य जो है वो अपूर्ण है, असीमित है, अतः यह संभव ही नहीं है कि वह एक संपूर्ण नैतिकता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सके। अतः हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो उपदेशक हैं, उनकी अभिव्यक्ति ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है, अतः उसके आधार पर नैतिकता की कसौटी को मापना चाहिए। फिर हम थोड़ा और तीव्रता से करते हैं, समय बहुत ही कम है। फिर नैतिक इंद्रियवाद यानी मॉरल सेंस थ्योरी, जिसमें कि एक इंट्यूशन रहता है, सहज ज्ञान। हम जब भी कोई कार्य करते हैं हमारे अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये गलत कार्य है और ये सत्य कार्य है। तो ये जो इंट्यूशन होता है ये कैसे आता है? ये इंटेलेक्चुअल विजडम से आता है। अपन पढ़ चुके हैं ना। आप कनेक्ट करिए, बातों को कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि सारी चीजें बहुत इजी और बहुत ही सिस्टमैटिक हैं। अब ये सहज ज्ञान और अंतकरण द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है ये हमारा मॉरल सेंस थ्योरी होता है। यहाँ आप देखिएगा कि बेंथम ने सुख को परिमाण माना था। परिमाण में क्या माना था? उन्होंने 7 व्यापक आधार दिए थे, जिसमें कि देखिए आपको जल्दी जल्दी बता देते, समय बहुत ही कम है। तीव्रता, किसी सुख की तीव्रता क्या है, मतलब ये प्राथमिकता है। उन्होंने 7 पैरामीटर्स उन्होंने बताए थे, जिन पैरामीटर्स पर कसौटी करके हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, नैतिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यही उन्होंने नैतिकता कही। तीव्रता, व्यापकता, उत्पादकता, शुद्धता, अवधि, ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन है। जैसे कि आप स्वेटर होता है, उसकी गर्माहट वार्मथ होती है, वो बहुत लंबे समय तक चलती है, परंतु जो
एक विचार होता है जिसको हम लव बोलते हैं, तो लव में वार्मथ होनी चाहिए, उसमें वो गर्माहट होनी चाहिए, निकटता, प्रॉक्सिमिटी, यानी कोई भी सुख जो है वो कितना निकट है और उसको प्राप्त करने की सर्टेनिटी क्या है, वो संदेहास्पद तो नहीं है। प्योरिटी क्या है, प्योरिटी भी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कोई भी सुख अशुद्ध नहीं होना चाहिए, पशुवत नहीं होना चाहिए। व्यापकता क्या है, कितने समय तक रहने वाला है ना, तीव्रता उसकी क्या है, इस प्रकार के उन्होंने पैरामीटर्स बताए थे। इसके बाद हम अभिप्राय और अभिप्रेरणा पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। अभिप्रेरणा का मतलब यहाँ क्या होता है, मोटिव, और अभिप्राय का क्या मतलब होता है, इंटेंशन। यहाँ एक बात ये समझ लीजिएगा कि जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिव, ये किसी विशेष के द्वारा हमें प्राप्त होती है कि आपका ये मोटिव है, या कई बार खुद को भी लगता है कि ये मेरा मोटिव है। लेकिन अभिप्राय क्या रहता है, मोटिव और मीन्स जब दोनों मिल जाते हैं, यानी प्रयोजन और साधन जब दोनों मिल जाते हैं, जिसमें कि कर्म की अभिप्रेरणा, यहाँ अभिप्रेरणा शामिल है, यानी अभिप्राय, इंटेंशन जो हमारा है वो ज्यादा व्यापक है। जब कर्म की अभिप्रेरणा हमारे अंदर समाहित रहती है, साधन का विचार भी हम करते हैं कि हाँ साधन अच्छा होना चाहिए, और उसके विचार का भी जो परिणाम है उसका भी विचार हम करते हैं, तब हमारा जो अभिप्राय होता है, इंटेंशन होता है, वो कहलाता है अभिप्राय। यहाँ अभिप्रेरणा और अभिप्राय, इस प्रकार हम लोगों ने टेक्निकल वर्ड्स भी समझ लिए, और नीति शास्त्र को अध्ययन करने के लिए आप जितने भी व्याख्यान हैं उनको एक बार तारतम्यता से देखिएगा, और उसके बाद आप समझेंगे कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमने इस पूरे शास्त्र को समझा है, जाना है। इसमें और अध्ययन की आवश्यकता है, तो स्वतः आप अपने इसमें आत्मावलोकन करिएगा और अपनी एक डायरी, जो कि हर बार हम कहते हैं, उसमें लिखकर इन सब का मूल्यांकन कीजिएगा। यही हम अपने व्याख्यान को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।